आप लोग प्रश्नों का ईमानदारी के साथ उत्तर दीजिए और ये काउंट करिए कि आपने कुल कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया और कमेंट करके अवश्य बताएं। माध्यमों फर्स्ट जल, सेकंड इस्पात, थर्ड नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। क्योंकि ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठोसों में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो सबसे कम ध्वनि की चाल नाइट्रोजन में, फिर जल में और सबसे ज़्यादा इस्पात में होगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, द्रव में, धातु में या निर्वात में। तो इसका सही उत्तर है धातु में, क्योंकि ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है और चूंकि गैस में सबसे न्यूनतम होती है, और धातु में सर्वाधिक होता है क्योंकि इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में। ध्वनि तरंगें किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती हैं और भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, लेकिन हमें पता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, ठोस में। ध्वनि तरंगें ऑप्शन ए निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं या केवल गैसों में चल सकती हैं। ऑप्शन डी ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। चूँकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है और ध्वनि तरंगें ठोस, गैस और द्रव तीनों माध्यमों में चल सकती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगों का वेग जो है ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम तथा गैस में सबसे कम होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी वायु। क्योंकि हमें पता है कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि बिना मीडियम के जो ध्वनि है वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर पाती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्वात। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं ठोस में, द्रवों में, गैसों में, निर्वात में। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए, आपको पता है ऑप्शन डी निर्वात में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी निर्वात में। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए या ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। चूँकि हमें पता है कि अधिकतर ठोस एवं कठोर सतहें ध्वनि को परावर्तित कर देती हैं, जबकि जो कोमल और नरम सतह होती हैं वो ध्वनि को अपने में अब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। अगर कोई म्यूजिकल कंसर्ट कहीं हो रहा है और हॉल की दीवार अगर ध्वनि को परावर्तित करती है तो जो श्रोता है उनको इको सुनाई देगी या प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। अतः प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट हॉल की दीवारें एवं छत नरम पदार्थों से बनाई जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो है 165 फीट, 165 मीटर, 16.5 फीट, 16.5 मीटर। चूँकि हमें पता है कि जब कोई ध्वनि होगी तो उसकी संवेदना हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो न्यूनतम 1/10 सेकंड के अंतराल पर सुनाई दें। अतः यह जरूरी है कि जब किसी स्रोत से ध्वनि उत्पन्न हो तो वो आगे किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकंड में वापस लौट आए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16.5 मीटर। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है। रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है। ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। क्योंकि हमें पता है कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इस वजह से वहाँ पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। नंबर 2, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। पहले के लिए है कि कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कम लंबी बांसुरी से कम बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होंगी, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि का संचरण किसी भी माध्यम में केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ही होता है, अतः वह अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होंगी। और अनुदैर्घ्य तरंगें वह तरंगें हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, अतः ऑप्शन बी सही है, केवल 2। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। सेकंड है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। थर्ड है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। फोर्थ है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। चूँकि पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेतक के रूप में, कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़े से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, समुद्र में गहराई की नाप लेने में, और अगर कोई छिपी वस्तु उसको खोजने में, द्रव को गर्म करने में तथा विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर डी सभी सही है। पराश्रव्य वह ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से कम, 1,000 हर्ट्ज के बराबर, या नन ऑफ दीज। चूँकि पराश्रव्य शब्द उस ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी आवृत्ति इतनी ज़्यादा हो कि मनुष्य के जो कान है वो उसे ना सुन पाए। चूँकि सामान्य मानव का जो श्रवण परास है वो 20 से लेकर के 20,000 कंपन प्रति सेकंड होता है, इसलिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं। ऑप्शन ये सही है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है ऑप्शन ए, उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, वह पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। क्योंकि चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों के बाद मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट कर आती हैं। इससे चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों द्वारा दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, वह पराश्रव्य तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। आप लोग प्रश्नों को सही ईमानदारी से अटेम्प्ट करें और हमें कमेंट के द्वारा यह भी बताएं कि आपने इनमें से कुल कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। धन्यवाद।